अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ताहिर अंजुम साहब से, जिनका ताल्लुक थिएटर, फिल्म, ड्रामा से है, टीवी से है। इनफैक्ट आप उनके नाम से, उनके काम से बखूबी वाकिफ़ है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। और आजकल का जो दौर चल रहा है जहाँ पे हर कोई परेशान है, उदास है, मायूस है, ऐसे में लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरना, ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। ये एक ऐसी नेमत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन हम आज ताहिर अंजुम साहब से जानेंगे कि वो टीवी पे आके तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, क्या वो अपनी रियल लाइफ में भी इतने ही खुश खुर्रम रहते हैं? तो ये हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैपिटल टीवी की जितनी भी टीम है, आपने मुझे मौका दिया, आप तशरीफ़ लाए और मैं मतलब खुश हुआ हूँ आपको देख के। अरे वाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी ताहिर साहब, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक मैं पहले तो आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। तो आप हमारे देखने वालों को बताएं कि आपका बचपन किन हालात व वाक़यात में गुजरा, कौन से शहर में गुजरा, आप किस किस्म के बच्चे थे? मैं बड़ा शरीर बच्चा था और मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है। अच्छा, ठीक। शेखुपुरा से मेरा तल्लक है। तो बचपन में कॉमेडी करता था मैं, क्योंकि एक आपको शायद पता नहीं होगा, आपके दौर में ये प्रोग्राम का सिलसिला बंद हो गया। हर वीकेंड पे हर स्कूल में बज़्म अदब के नाम से एक प्रोग्राम हुआ करता था। शायद आपने नहीं वो अटेंड किया होगा, हमारे दौर की बात है। आज से 30 साल पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ, 30 साल पहले की। तो वहाँ पे बज़्म अदब में जो टैलेंट जो होता था ना, उन्हें मौका दिया जाता था। पूरे स्कूल के बच्चे एक जगह पे बैठते थे, पूरे स्कूल के टीचर बैठते थे। अब उस वक़्त सरकारी स्कूल्स में जो तादाद थी वो 5-7 हज़ार बच्चों की तादाद होती थी। ओए होए जी, इतने सारे बच्चों में से, मतलब बड़ी बात है ये तो। ओए होए जिन्होंने पैदा किए थे उन्होंने ओए होए नहीं किया। तो उस वक़्त इतने ही होते थे बच्चे, 12, 14, 8, 10। ये 2, 3, 4 का रिवाज अभी या 10-15 साल से हुआ। उस वक़्त माशाल्लाह हर पासे बच्चे ही बच्चे होंगे। ताही थे आज 25 करोड़ तक पहुँच गए। अच्छा। तो उस वक़्त टीचर भी बैठते थे, फिर जिसकी आवाज़ अच्छी होती थी वो कोई सॉन्ग सुनाता था। मतलब अगर किसी को लतीफ़े आते हैं, कोई कॉमेडी करता है तो वो कॉमेडी करके स्कूल में बताता था। अगर किसी को नात शरीफ आती है, किसी को तिलावत आती है, तो वो उसे अपना टैलेंट आगे लाने का मौका मिलता था। तो जिसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था वो पहले तो स्कूल में हिट हो जाता था। मतलब 5,000 की ऑडियंस में जिस बंदे ने पब्लिक बना ली, तो मैं उस वक़्त कॉमेडी करता था और मैं मतलब लतीफ़े सुनाता था। मुझे वो शौक़, बस पब जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें मैं फेमस हो गया कि मैं बहुत लाफ्टर लेता था। टीचर्स जो हैं वो मेरे फ़ैन हो गए कि यार, हालांकि वो मैं लतीफ़े मतलब मुख्तलिफ किताबों से याद करके, जिस तरह हम आप सब बच्चे करते हैं, तो मैं चुनता होता था अच्छे अच्छे लतीफ़े याद करके मैंने सुनाने। वन मैन शो किया करता था। उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया, डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में। तो वो फिर वहाँ जाके मैंने कुछ ही से जो ना मैंने कंट्रोल किया कॉमेडी को। तो वहाँ थोड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़ा मतलब टिपिकल सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ मुझे जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है वो थोड़ी उसका रंग आ गया। मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा डिग्री कॉलेज शेखुपुरा, MSF का। तो वहाँ जाके मुझे थोड़ा कॉमेडी का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी थी। वहाँ फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो छोड़ के लाहौर आना पड़ा। अच्छा, तो आपके जो पेरेंट्स थे वो आपको क्या बनाना चाहते थे? वो मुझे तो बंदा ही बनाना चाहते थे कि इंसान दा बच्चा बने, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी मतलब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। कि मतलब वो चाहते थे, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के मतलब एक बड़ा बंदा बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, नाम रोशन करे। ये 1-2 प्रोफेशंस है हमारे यहाँ पे। मतलब जिस तरह से मैं थिएटर पे मैंने एक दफ़ा एक बात की थी कि ਇਹਦੇ वालदैन ने दुआ दी और उन्होंने ख्वाहिश सी कि मेरा बच्चा जिहड़ा पढ़ लिख के पायलट बने, लेकिन ये एडा बदकिस्मत है जहाज़ बन गया। ठीक है, मतलब हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है ना, दुआ भी होती है कि मेरे वालिदैन की भी यही थी कि ये मेरा जो बच्चा है ये बड़ा हो के पढ़े लिखे किसी मतलब अच्छे ओहदे पे फायज हो, मतलब जिस तरह से होता है। आपने खुद
वैसे क्या प्लान किया था बचपन से? मतलब ये जोक्स वाला तो आप सुनाते थे कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे ज़्यादा, जी जी। लेकिन कोई था कि टीचर बनूंगा या कोई कोई प्लानिंग नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आर्टिस्ट बनने का मेरा बिल्कुल दिमाग में भी नहीं था। ये तो मैं एक हादसाती तौर पे शोबिज़ में आया हूँ। बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी जब डिस्ट्रिक्ट छोड़ी आपने, लाहौर आ गए। डिस्ट्रिक्ट छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे बागे जना ओपन एयर थिएटर में ड्रामे हुआ करते थे उस वक़्त। अच्छा। मतलब ये पुरानी बात है। मतलब एक तो ओपन एयर थिएटर पाकिस्तान का सबसे कदीम थिएटर है। सही। वो पाकिस्तान बनने से पहले से, मतलब वो अंग्रेज़ दौर में बना था ओपन एयर थिएटर। और उस पे जिन आर्टिस्टों ने स्टार्ट किया उनमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं, जिनमें क़याम सरहदी साहब हैं, जिनमें गयूर अख्तर साहब हैं, फरदौस जमाल साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, मस्ताना हमारे साहब टीवी हैं, और थिएटर के बड़े नाम। अलबेला साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं। आपको चांस कैसे मिला, किसने दिलवाया वहाँ पे? वो मैं चांस लेने तो गया ही नहीं था। मैं वहाँ पे वैसे देखने गए थे? नहीं 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 नहीं, मैं देखने भी नहीं गया था। अच्छा, फिर? मैं वैसे ही लाहौर आया था और मैं मतलब घूम रहा था लाहौर में, तो मैं बागे जना आ गया। बागे जना मैंने एक लाइटें शाइटें देखी, मैंने कहा ये क्या है यहाँ पे। मैं ऊपर चला गया हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। वहाँ पे मतलब बड़ा प्रोटोकॉल था, गार्ड शार्ड बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने वो गार्ड थे, मैंने उनसे मिला, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा यहाँ क्या होता है? ये ड्रामा होता है। उस वक्त मैं ड्रामे शामे वो तस्वीरें जो लगी थी वो ज़ाहिर है मैंने टीवी पे देखे थे लोग। तो मैंने कहा मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं जी अंदर तो नहीं आप जा सकते, आप यहाँ मेरे पास बैठ सकते हैं, आप टिकट लेके ड्रामा देख सकते हैं। तो मैं वहाँ उनके पास बैठ गया, तो गपशप होने वहाँ से आर्टिस्ट गुजरे। सामने लाइव देखा। वो बड़ी अच्छी जगह लगी, मतलब जहाँ लाइट्स हों, जहाँ पे मतलब इतने स्टार्स आ रहे हों, ग्लैमर। तो ग्लैमर वो मुझे बड़ी अपील की वो जगह। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी जगह। वो फिर मैं मतलब सुबह मैं फिरता था, इधर उधर घूमता था, थोड़ा आवारा ही था, तो शाम को मैं वहाँ आ जाया करता था डेली रोज़ाना। फिर आर्टिस्टों को मिला, आर्टिस्टों से मिलना गिलना। फिर मुझे एक मौका मिला अंदर जाने का, वहाँ पे फिर मैं बस बैठ ही गया। मुझे अच्छा लगा वो सारा माहौल। कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही था। हाँ, टाइम 5,000 7,000 बच्चे के आगे तो आप बचपन में भी परफॉर्म करते थे। हाँ जी। तो वो बस ये अच्छे लोग, फनकार, आर्टिस्ट तो एक मतलब वैसे ही दरवेश लोग होते हैं। मुझे वो वैसे ही उन्होंने मुझे अपने तरफ खींच लिया। और कुछ मेरा भी कुछ ऐसा हिस्स थी, शायद मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर कुछ सलाहियत है, आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो मैं उनकी खिदमत करता करता किसी की टांगे दुबा रहा हूँ, किसी अच्छा। हाँ किसी की खिदमत कर रहा हूँ, किसी को चाय ला के दे रहा हूँ, किसी को पानी ला के दे रहा हूँ। नहीं तो आपका तो वो बैकग्राउंड चौधराहट वाला था, आपको ये नहीं फील हुआ कि मतलब मैं इस तरह के काम क्यों कर रहा हूँ? लेकिन मैंने देखा जब कि वहाँ तो बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े रिच फैमिलीज के लोग जो हैं वो उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहा मुझे उनके करीब रहने का मौका मिल रहा है। मैंने तो इस चीज़ को फख्र समझा ना। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब क्लीन शेव करवाई तो मैं वापस गया तो मुझे बड़े मजाक हुए वहाँ पे। हमारा क्या मतलब दाढ़ी मूंछें थी आपकी? नहीं, मूछें तो है थी, दाढ़ी नहीं थी, मूछें थी। तो वो क्लीन शेव मैंने करवा ली, असर हो गया ना। तो उत्थे फिर मैनू 300-400 जुगत ते शो पर वड़दे हुए मैनू वैगन वाले। तो मतलब अजीब जी आप नहीं फील कर सकती, आप खातून है। तो जो मर्द है वो फील कर सकता है कि जिसने कभी भी अपनी मूछें ना मनवाई हो, वो जब मूछा मनवाता है बड़ा अजीब रंबेर का मुँह हो जाता, अजीब जिहा। मतलब अपने आप ਨੂੰ फील हो रहा होता है कि भी इतने कोई चीज़ सी नहीं है। अच्छा, सच्चे नहीं लग रहा खुद को। अच्छा, तो वो बस काफ़ी जुगता शुगता तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने मैनू कढ़ता, उन्होंने कहा साडा मुंडा किथे। ਉਹ मैं कहा जी मैं ही हाँ, ये की होया? मैं कहा जी बस मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा, हमने लाहौर इसलिए भेजा था अपना बच्चा? नहीं नहीं, उन्होंने तो भेजा भी नहीं था, आप खुद ही आ गए थे? मैं खुद ही आया था। किसी ऐसा मैं कुछ ऑफ द रिकॉर्ड्स बातें जो नहीं मैं कर सकता, मैं आ गया बस लाहौर। तो मैंने कहा जी मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब बेसिकली एक दीनी और रूहानी शख्सियत और सियासी भी, तो उन्होंने मुझे जो है वो बिल्कुल ही, उन्होंने कहा कि दफ़ा हो जा, तू लाहौर ही ठीक है, इतने ना ही। मैं फिर आ गया लाहौर। बस मैंने
बिस्मिल्लाह करके काम फैमिली शुरू में कर से दिया। किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, अब्बा के अलावा भी, अम्मा ने या भाई बहनों ने, बाकी किसी ने? नहीं, बहन भाइयों ने तो, एक मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी थी, बाकी तो सब छोटे थे। तो बाकी ख़ानदान में मेरे एक ताया जी थे, वो शायर थे बड़े अच्छे, क्योंकि हमारा जो गांव है वो पीर वारिस शाह का गांव है, तो इस वजह से वो पंजाबी के बड़े अच्छे शायर थे। साबिर नवीद उनका नाम था। वाह। तो उनका रिलेशन हनीफ राम में साहब उनके दोस्त थे, एम अलीमी, और बड़े बड़े मतलब राइटर टाइप के लोग, वो फनकार थे, वो भी इल्मियत भी इल्मियत भी महफिल के लोग थे। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि यार ये कोई नशा तो नहीं कर रहा, ये कोई जुआ तो नहीं खेल रहा, अगर आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश है तो आप क्यों से इतना मतलब। मेरे वालिद साहब कहते नहीं नहीं आप बिल्कुल दखल अंदाजी ना करें। तो बस मैं आ गया यहाँ पे। बस सफ़र गुज़रता मैं अलहमरा में चला गया। अलहमरा के बाद मैं एक ऐसा वक्त आया कि मेरा एक ड्रामा नरगिस के साथ, जो मेरी ज़िंदगी का अहम मोड़ और कामयाबी का समझ लें कि वो मेरी पहली सीढ़ी थी, वो चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ ये बोल के मैंने पूछना था, चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ की स्टोरी क्या है? चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ बेसिकली तो मुझे उस वक़्त, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक एकेडमी थी, चलती फिरती एकेडमी, जिनमें बब्बू बराल साहब थे, शौकी ख़ान साहब थे, अनवर अली साहब थे, मसूद अख्तर साहब थे, और CM मनीर साहब, मैडम नहीद अख्तर, नसीम विक्की साहब। ये लोग उस वक़्त मैं उनके साथ काम करके 7-8 साल 10 साल के बाद मुझे मतलब मैं काफ़ी ट्रेंड होने के बाद मैं उस वक़्त कंसीडर हो चुका था आर्टिस्ट। मतलब मैं कोई 30-35 हज़ार रुपया ड्रामे का ले रहा था उस वक़्त। आज से 20 साल पहले की बात है। चौधरी नीव कल्ला नहीं आया, नाल ओदा कुक्कड़ भी आया। ये चौधरी नीव दा कुक्कड़ मामूली कुक्कड़ नहीं। और आज का आप लगा सकते हैं व्यूअर्स, कितना ले रहे होंगे? तो वो उस वक़्त बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर नरगिस कनाडा से वापस आई है, तो मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब हमारे एक बड़े सीनियर राइटर डायरेक्टर हैं, अल्लाह उन्हें मेरी रहमत करे, वो वफ़ात पा चुके हैं। उनका वो ड्रामा था, रैम्बो था, मैं था, वसीम अब्बास साहब थे। अच्छा। उस ड्रामे में नरगिस साहबा थी, सारे बड़े नाम माशाल्लाह। तो वो ड्रामा जो है ना बड़ा हूट हुआ। अच्छा। पहले दिन पब्लिक हूट करती थी उस वक्त, अगर ड्रामा नहीं बनता था तो वो बड़ा हूट करते थे कि चलो चलो ये क्या ड्रामा कर रहे हो ये वो। तो मैं ही सबसे जूनियर था, तो मेरे पे ज़्यादा प्रेशर था। मतलब वो सब तो सीनियर्स। हाँ, वो जब हूट हुआ उसके बाद एक मीटिंग हुआ करती थी जब ड्रामा नहीं ठीक होता था। अच्छा। मैं ज़्यादा बोल ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि शायद आपको इंटरप्ट करना चाह नहीं, रही है, नहीं। तो मैं ही बोली जा रहा हूँ। अच्छा चलें फिर ठीक है। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी अब ड्रामा बहुत बुरा हुआ है तो ड्रामा बेहतर करें। तो नरगिस मुझे कहती है कि यार तुम कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं जो आपने मुझे रोल दिया है मैं तो उसको निभा रहा हूँ। हाँ। मेरे लाफ्टर मतलब एक लिमिट होती है, जितना भी कोई रोल, जितना आप किसी पे वजन डालें। मतलब एक बच्चा है या आपके घर का फर्द है, आप चाहते हैं कि ये 200 रुपया रोज़ाना कमा के लाए, ठीक है ना, वो 220 रुपया कमा के ला रहा है, तो आप उसे तो कह ही नहीं सकती। ठीक है, एक बंदा है, आप कह रही हैं कि आपने 1000 लेके आना है, वो 50 रुपया पल्ले से लगा के आ रहा है, उसे कहे ना आप। तो मैं जितना मुझे रोल दिया था मैं उससे ज़्यादा करके आ रहा था। मैं क्या मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं तो जो रोल आपने मुझे दिया है मैं उसके लाफ्टर क्लैप में मैं लेके आ रहा हूँ, आप इन्हें कहें जिन्हें आपने बड़े बड़े रोल दिए हुए सीनियर्स। हाँ। सबको। तो नरगिस कहती नहीं 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 इन्हें नहीं कहना, आप कुछ करें। मुझे बड़ा प्रेशर, इन्होंने अंडर प्रेशर। लेकिन उनको कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा ना आप में नरगिस साहिबा को, इसलिए उन्होंने नरगिस को पता था कि मैं एक शैतान आदमी हूँ, थोड़ा मतलब शैतानी, और मतलब एक तो मैं शरारतें करके अच्छा कर न्यू टैलेंट था, उन सब में यंग था, और मुझ में जो करंट था, जो मुझ में एनर्जी थी, वो उनमें नहीं थी। आप में था, ठीक है, मतलब मैं कोई बात भी करता था, मैं पीछे से बड़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा समझ लें कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आ रहा था। अच्छा, मतलब बब्बू बराल हमारे आर्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज का दर्जा रखते हैं। ठीक है, खालिद अब्बास डार साहब के साथ काम करके इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, और इतना टाइम ट्रेनिंग के बाद आप आए माशाल्लाह। हैदर साहब के साथ काम करके, लेकिन वो भी अपने बहुत बड़े एक्टर थे, जो उस वक्त थे, वसीम अब्बास साहब, ये सारे। लेकिन वो कह रहे थे कि तुम करो कुछ, पता था ना इससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो मैं सोचा, मैंने बहुत कुछ सोचा मैं की करा।
उस वक्त तो हम रोल बनाया करते थे बैठ के कि ये कर लेते हैं, वो करते हैं, नहीं तो ये आप लोग डिसाइड करते थे या डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करता था? जब एक रोल दे दिया मुझे फ़र्ज करें कि मुझे एक पॉलिटिशियन का रोल मिल गया, तो पॉलिटिशियन की लाइनें भी मुझे मिल गई कि ये उसमें मजीद अगर अच्छा। लाफ्टर जो है, मतलब थिएटर अमानुल्लाह ने इतना कमर्शियल कर दिया था, मतलब उसमें लाफ्टर जो बंदा नहीं लेता था वो कहते थे ये बिल्कुल फारग है, फजूल आदमी। ओए होए, ठीक है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने थिएटर छोड़ ही दिया कि यार हम क्या करें, मतलब अमानुल्लाह के सामने कौन लाफ्टर ले सकता है। अमानुल्लाह वो आदमी था जो 10-10 बंदों को एक साइड पे खड़ा करता था और अकेला 10-10 बंदों के साथ वो विन करके कमाल की बात। फिर आउटडोर आप मतलब ये लाहौर का तो एक टाइमिंग होती थी ना, भी अगर मतलब 10 बजे ड्रामा शुरू होना है, 12 बजे ख़त्म होना है, तो आउटडोर में तो ये होता भी नहीं था। वहाँ ये होता था कि कॉमेडी मैच दंगल जिस तरह पड़ा है, हाँ। 10 बंदे इधर खड़े हुए हैं, अमानुल्लाह अकेला इधर खड़ा, और अजानें हुई हैं फजर की, तो पब्लिक ने कहा अमानुल्लाह तू जित गया, बस कर, उन्होंने कहा कल इत्थों शुरू करांगे। वाह, मतलब 4-4 बेताज घंटे बादशाह थे, बेताज बादशाह थे। तो इतना जहाँ कमर्शियल थिएटर हो जाए वहाँ लाफ्टर के बगैर मैंने सोचा कि मैंने कहा जी मेरा रोल चेंज कर दें। अच्छा, मैंने कहा जी मैं एक चौधरी का रोल करांगा। पहले आप कौन सा वाला रोल करते उसमें? उसमें मैं एक अंग्रेज का रोल कर रहा था। अच्छा, लेकिन उसमें भी लाफ्टर आ रहे थे, क्लैप लाफ्टर आ रहे थे, मतलब वो इस वजह से लाफ्टर आ रहे थे कि इस रंग का तो अंग्रेज होंगे ही नहीं। वो इस वास्ते तो लोग पसंद कर रहे थे कि ये केड़ा अंग्रेज है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। वो बड़ा पसंद किया जा रहा सी। हाँ। वाल में विग शिग लाई सी, गिटार फड़ी है, तो बड़ा मतलब अच्छा रोल सी। वो मैं फिर मैंने कहा जी मेरा रोल चेंज कर दो, चौधरी बना दो। अच्छा। और चौधरी का नाम होगा हनीफ। मैंने कहा हनीफ नाम का मैंने बड़ा सोचा कि कौन सा नाम है जो चौधरी के साथ सूट ही नहीं करता। चौधरी हशमत, चौधरी रहमत, ये तो होते हैं ना, ठीक है ना। हाँ जी। मैं कहा हनीफ नाम का यहाँ ते नाई हुंदा या कोई इलेक्ट्रीशियन होगा या कोई दर्जी हुंदा है। मैं कोई ऐसा नाम पकड़ूं जो चौधरी के साथ ये देखिए आपने कितना जबरदस्त निकाला, ठीक है ना। वाह। तो मैं कहा ये जो नाम है ना, चौधरी हशमत, चौधरी रहमत, चौधरी ये टिपिकल से नाम है। मैं कहा जी मेरा नाम है चौधरी हनीफ, ठीक है। पहले सुन के हंसी आएगी। फिर मैंने सोचा कि हनीफ, पहले मैंने कुछ और सोचा कि मैं इस तरह आऊँगा। फिर मेरे जहन में एक कंसेप्ट आया कि जो है ना सरगोदा में मुर्गों की लड़ाई चढ़ाई होती है। अच्छा। वो मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार मैनू एक कुक्कड़ भी मंगा दो। अच्छा। उन्होंने कहा जी कुक्कड़ जड़ा वो मंगा देने। वो पहले दिन उन्होंने मुझे बड़ा अजीब सा मुर्गा मंगा के दिया। वो मैंने उस पे ना मैंने कोई 1-2 बातें की, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया वो जो रोल है। फिर मैंने अपने गांव से मैंने मुर्गा मंगवाया। वाह, मुर्गा भी खानदानी। ओ बेहतरीन जनाब, बिल्कुल मेरा ही मुर्गा सी वो मैं अंदर बढ़िया। मैं जो जाने गया मैं आख्या जी चौधरी हनीफ कला नहीं आया, नाल चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ भी आया। पब्लिक ने देखा कि यह नवी चीज है। हाँ। फिर नरगस ने ऐसे वो इतनी कमाल की आर्टिस्ट ऐसे क्यों दिए हैं उसने। अच्छा। फिर मतलब चौधरी हनीफ थे, चौधरी हनीफ दा कुक्कड़। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बस वो एक पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा मैंने इस फील्ड में भी मेरे ख्याल 25 साल से ज़्यादा गुजार दी हैं। और अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्योंकि 25 साल का अरसा गुजर गया, बहुत सारे लोगों से पहले तो उनके साथ रहे, ज़ेरे साया रहे और ट्रेनिंग ली, तो आपका जो फेवरेट को एक्टर और एक्ट्रेस दोनों बताइएगा, किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल आप काम करते हुए महसूस करते हैं? मौजूदा जो अभी का भी बता दें, और जब इस वक्त मेरा फेवरेट आर्टिस्ट जो है वो इस वक्त नसीम विकी है। अच्छा। बहुत कमाल आर्टिस्ट है वो, मतलब मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि वो कितना टैलेंट है विक्की में। वो बड़ा भाई भी है मेरा, मतलब राइटर बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है। तो मतलब आर्टिस्ट तो हमारे सारे बहुत अच्छे हैं, इंसान तो बहुत ही अच्छे और बड़े हसास होते हैं आप लोग। आपने एक आर्टिस्ट का नाम लिया तो मैंने नसीम विकी साहब का। और अगर मैं फीमेल्स में पूछूं, नरगिस साहिबा, तो शायद आपकी बड़ी फेवरेट। मेरी समझ ले कि मैं क्या कहूँ कि हमने इतना काम इकट्ठे किया है। मेरी वो बड़ी अच्छी दोस्त, बड़ी अच्छी बहन मेरी, उसके साथ ये रिश्ता है कि जिस तरह के वो मतलब बहनों के भी भाई बन के रहे हैं हमने इस तरह से काम किया है। मतलब मेरी पसंदीदा एक्टर भी वो है। वो सिर्फ एज ए डांस परफॉर्मर
उसने अपनी पहचान नहीं बड़ी फाइन बनाई एज ए एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं वाकई में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा बंदा या बंदी है जिसके साथ आप बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते, और अगर आपको कोई दे देता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि भाई आपने करना है फलां कास्ट में ये बंदा शामिल है, तो आप कहते हो कि नहीं यार इसके साथ तो मैंने नहीं करना, मैं अपना ड्रामा छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं कभी नहीं किया कि मैं इधर काम नहीं करना, मैं इधर मुंह करके काम करने लग गया। काम फिर भी कर लेते काम हैं। करना है, क्योंकि देखें आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी पे इतराज करें या आप किसी के रिस्क के लिए किसी को कहें कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। वाह। आप आपके साथ 2-3 कैमरामैन है, आप ये तो कर सकती हैं कि आप उस कैमरामैन को ना देखें, सिर्फ कैमरे में देखी जाओ, ठीक है, मतलब। लेकिन वो बेचारा, उसका क्या कसूर है? तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा। ऐसे लोग हैं फील्ड में जिनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता, या मैं कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसे लोग हैं जी, वो तो कंफर्टेबल नहीं होता। हर बिल्कुल। फील्ड में आपको, आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में चले जाएं, दुनिया के किसी काम में चले जाएं, आप की तबीयत और आपके मिजाज जैसे जरूरी नहीं है कि हर एक का हर मिजाज बंदा तबीयत थोड़ी वैसे हो। होगा। बिल्कुल। व्यूअर्स, ताहिर अंजुम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं ताहिर अंजुम साहब। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम थिएटर की बात करें तो पहले का थिएटर तो ऐसा होता था जो फैमिली के साथ लोग जाते थे, देखना भी पसंद करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसमें कुछ इस तरह की गैर अखलाकी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जिसकी वजह से वो फैमिली के साथ देखने के काबिल नहीं रहा। इस पर क्या कहेंगे? बड़ा ये अपने ये जो क्वेश्चन मुझसे किया, ये सिर्फ एक चैनल और आप नहीं कर रही, हमसे ये क्वेश्चन गलियों में किए जाते हैं। और हमारी जो, मतलब हम भी एक फैमिली से रिलेटेड हैं, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ला और शहर, मुल्क। हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो लोग हम पे, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी, अपने मुल्क को। तो सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट जो है ना, वो उसे कुछ, मतलब आर्ट और कल्चर पे कोई काम करना चाहिए। और ये इतनी मैं बता नहीं सकता, जो हमारी गवर्नमेंट्स जो कल्चर के पे काम नहीं ना करती, वो कुछ भी नहीं कर सकती और सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकेंगी। तो किसी गवर्नमेंट ने अभी तक काम किया? किसी ने कुछ नहीं किया। आप तो नून लीग के कल्चर विंग के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई काम किया? हमने कोई इनिशिएटिव लिया? मैं बताता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमने इतना ज़रूर किया, जो सबसे अहम काम था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जब थे, हम जो आर्टिस्ट अपने हालात आपके सामने के, मस्ताना साहब जब दुनिया से गए किस हालात में गए, बब्बू साहब जब गए तो किस हालात में गए, हमें इन चीज़ों ने संभलने नहीं दिया कि बब्बू साहब का टोटल हालात जो है वो शरीफ सिटी में हुआ, मस्ताना साहब जब अच्छा। जी। और मतलब आर्ट लवर, अगर पूरे आप पाकिस्तान की तारीख में देखें, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आर्ट लवर देखा तो वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ। वाह। आप ऑन रिकॉर्ड है, मेहंदी हसन साहब जब कराची में जो है स्टेडियम में नहीं, जब वो हॉस्पिटल में थे तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहाँ पे गए, उनकी तबीयत का दरियाफ्त किया और उन्हें मिले, उन्हें मतलब बड़ी बात होती है। फिर लहरी साहब जब हॉस्पिटल थे उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, वहाँ पे गए, हमने काम किया आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की जो माली हालात इतने बुरे, ये भी एक पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से इतने बुरे हालात कर दिए। आज देखें इंडिया आपके आर्टिस्टों के ले रहा है, इंडिया की फिल्म्स जो हैं वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों के बगैर आपको फीकी लगेंगी, ठीक है। आप बहुत बड़ा शो है कपिल शर्मा का, ठीक है, वो अगर मतलब आपको ये कहा जाए कि वो कपिल शर्मा का शो टोटल नसीम विकी साहब ने डिज़ाइन किया था, ठीक है, तो हमारे आर्टिस्टों को आपने इतना नीचे गिरा दिया है, हमारे इस अदारे को आपने, जिसे सर पे आपने उठाना चाहिए था, वो पैरों में गिराया हुआ। तो नवाज शरीफ साहब ने जितना भी दौर गुजारा उसमें उन्होंने फोकस किया कि इनके हालात बेहतर हो सके। हमने आर्ट्स काउंसिलों को जो है वो मजबूत किया, आर्टिस्टों को फंड दिए, ठीक है। अभी भी उस दौर का फंड्स जो है ना, पीछे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने फंड्स बंद कर दिए। अच्छा जी।
और अब लेकिन दोबारा आप लोग दोबारा। पीडीएम की गवर्नमेंट, परवेज इलाही साहब ने दोबारा करवाए थे। परवेज इलाही साहब ने बहुत अच्छे से जी। काम किए। तो अभी मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे परवेज इलाही साहब का नून लीग से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन तारिक टैडी साहब जब वफात पाए हैं, 50 लाख रुपए उन्होंने तारिक टैडी साहब के घर में फैमिली को दिया, उनके बेटे को सीएम हाउस में नौकरी दी। अच्छा। तो ये और नहीं, लेकिन जिसका ये अच्छा काम है हमें उसको अप्रिशिएट जी, करना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये परवेज इलाही साहब जो हैं वो फॉलोअर्स हैं इन कामों में मियां नवाज शरीफ साहब के। मियाँ साहब ट्रेंड सेटर हैं। अच्छा सर, आप ये भी समझते हैं कि जब तक आप लोग थिएटर कर रहे थे या मूवीज़ वगैरह कर रहे थे, आप लोगों के भी हालात, किसी भी आर्टिस्ट की, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, इतने अच्छे नहीं थे? जब ये टीवी शोज़ आए हैं, ये इंफरटेनमेंट पे आप लोग टीवी पे सेट हुए हैं, मेरा ख्याल है शिफ्ट हुए हैं, जो इंफरटेनमेंट के शोज़ आए हैं उससे ज़्यादा आप लोगों के हालात भी बेहतर हुए। मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप। नहीं, टीवी मैंने सुना है कि इधर आप लोगों को बहुत अच्छा पे किया जाता है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, अच्छा आपको पे करते हैं। अगर आपको अच्छा पे वो 4 महीने बाद करें तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ का सिस्टम और है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, ये नहीं है कि आर्टिस्टों के हालात बेहतर हुए हैं। आर्टिस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग उन आर्टिस्टों को लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और ये हर आर्टिस्ट को क्यों नहीं बुला लेते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले? खास ही है, गिने चुने आप लोगों के जैसे नाम है। बिल्कुल, जिनसे उनकी रेटिंग आती है। रेटिंग, तो ये हाँ। सिर्फ फायदा आर्टिस्टों का नहीं है, ये मुश्तरका मफादात का मामला है। थिएटर जो है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए थिएटर के हवाले से। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं ये बात करूँगा कि इसमें जिसका दिल करता है, ये एक बहुत बड़ा माफिया जो थिएटर पे काबिज है काफ़ी देर से। अच्छा। कम से कम 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा माफिया ने जकड़ा हुआ है थिएटर को। वो थिएटर को बेहतर करना ही नहीं चाहते। वो चीप थिएटर से उन्हें पैसे मिलते हैं। वो जितना चीप थिएटर होगा उनके बिजनेस बढ़ेंगे। तो वो अगर अच्छा करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा? ज़्यादा लोग देखने के आएंगे, फैमिलीज के साथ आएंगे। लेकिन वो जो है ना, जो एक ज़हन में रखिएगा, जब फैमिली इंटरटेनमेंट आप करते हैं तो वो होती है सस्ती। ठीक है, सस्ती इंटरटेनमेंट ये चाहते नहीं है। इस वजह से ये महंगी इंटरटेनमेंट क्या है? डांस। मैं डांस के खिलाफ नहीं हूँ, डांस हो तहजीब के दायरे में तो सर कुछ भी हो तो वो ठीक है। ठीक है, कॉमेडी हो। लेकिन मैंने बब्बू साहब को कहा, मैंने कहा बब्बू साहब, ये जो ज़ूम-इन बातें स्टेज पे हम करते हैं, ये मतलब वैसे बुरी बात है, मैं भी कर लेता हूँ बाज़ का। उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार बात सुनो, आप हॉलीवुड देख लें, आप लॉलीवुड देख लें, आप जहाँ भी फिल्म्स देखें, अब तो इंटरनेट आप के सक्सेस में क्या क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि आप वो बात करें कि मियाँ बीवी बैठ के उस बात को एंजॉय कर सके। बैचलर जो है वो उसे समझ ही ना आए उस बात की। ऐसी ज़ूम-इन बात होनी चाहिए। अगर आप कोई करना भी चाहते हैं या रिक्वायरमेंट है तो मतलब अगर आप सीधी गालियां दे रहे हैं तो ये बहुत बुरा उनका तो इलाज जो है वो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल जूतों से करना चाहिए। सर वैसे कि इन चीजों को कंट्रोल करने की कोई अथॉरिटी भी है? अथॉरिटी नलायक सोई हुई है, क्या करके रही है? सोई होती ना तो हम उठाते, पानी डालते, कुछ उन पे कोई मतलब कोई पत्थर मारते। ये मरी हुई है, ये आपकी, ये इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आप लाहौर से लेके पूरे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखें, करप्शन से भरे ये अदारे हैं। क्लर्क देखें, हमारी बदकिस्मती देखें कि एग्रीकल्चर का बंदा और कल्चर को जो है वो चेक कर रहा है। अल्लाह माफी, अल्लाह रहम करे हमारे जिन्हें कपा चेक करनी है फनकार चेक कर रहा है। ऐसे ही ये तो लेवल आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये मुसीबत है, जिसका काम है वो कर नहीं रहा। अब डीसी को आपने, डिप्टी कमिश्नर को चेक इन, वो डिप्टी कमिश्नर गलियां देखे, सड़कें बनानी देखे या आर्टिस्टों को देखे? आर्ट के लोग लगाने चाहिए। ठीक है, आर्ट्स काउंसिल को मजबूत करना चाहिए। और ये इतना हमारा थिएटर हमसाया मुल्कों में इतना देखा जाता है, इतने फेमस हैं हमारे आर्टिस्ट, इतना टैलेंट है, कितने लोग हैं सिर्फ इस वजह से थिएटर नहीं कर रहे कि ये इखलाकियात से गिरी हुई बात। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम लाहौर के, पंजाब के थिएटर की बात करें, वो तो फिर भी बहुत देखा जा रहा है चीज़ें। मैं आज न्यूज़ में देख रही थी एक चैनल पे कि जो कराची का थिएटर है, उनके जो आर्टिस्ट हैं वो बेचारे रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने, वो कहते हैं हमारे, एक आर्टिस्ट ने कहा, फीमेल आर्टिस्ट ने, कि हमारे तो आपस के इख्तलाफात भी मैं समझती हूँ इसकी वजह, और दूसरा गवर्नमेंट बिल्कुल भी तवज्जो नहीं
दे रही है। मैं आज से 10 साल पहले गया था कराची में, वहाँ पे उन्होंने थिएटर खुद बर्बाद किया। उमर शरीफ साहब जब मोइन अख्तर साहब, मोइन उमर अख्तर साहब करते थे, लोग टिकट वहाँ पे इस तरह बिकता था कि टिकट लेना मुश्किल होता था। ठीक है, अभी किन्होंने थिएटर, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इन्होंने भी डांस इंटर किया कराची में। जी। ओके, डांस आया ही कराची से अच्छा जी। इन्होंने ऐसा डांस थिएटर में इंटर किया, फिर 1 2 3 4 वहाँ पे 20-20 डांस होते हैं। मैं वहाँ पे गया एक थिएटर में, वहाँ पे सिर्फ डांस ही हो रहे हैं और एक्टर बाहर बैठे हुए हैं। वो अगर खुश हैं इस तरह से तो वो करें। ये इन्होंने खुद तो तबाही अपनी को खुद दावत देने वाली बात है। गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई कसूर नहीं है। वहाँ पे जो जितने भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। थिएटर करें, ड्रामा क्यों नहीं करते हो? गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करे? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपनी फैमिली को एडवाइस करना है तो अपना अच्छा टाइम गुजारने के लिए, तो आप उनको थिएटर की एडवाइस करेंगे कि वो थिएटर जाके देखें या कोई मूवी जाके देखें सिनेमा में? मैं उन्हें कहूँगा कि आप मूवीज देखें। क्यों? मैं खुद थिएटर अपना नहीं देखना चाहता। तो फिर आप करते क्यों हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने थिएटर किया है वो मैं देखता हूँ। मैं ये थिएटर अभी भी जो हो रहा है, अभी ये भी तो मेरा ही थिएटर है ना। अच्छा, थिएटर इम्पोर्टेंट क्यों है? थिएटर बेसिकली तो एक मैसेज की जगह है। अगर आप थिएटर की शुरुआत देखें तो ये थिएटर एक मैसेज की जगह थी। इसे यहाँ से मैसेज दिया जाता था, जहाँ से मैसेज दिया जाता था। अब भी गवर्नमेंट को इतनी अक्ल सेंस नहीं है कि अगर आप मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फर्ज करें एक लाखों करोड़ों लगा लेते हैं करोड़ों पे पोलियो पे पोलियो कैंपेन, पोलियो पे जब से पैदा हुए हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैं अब आपको गवर्नमेंट को आइडिया दे रहा हूँ, देखें वो भी मुफ्त में। हाँ जी, लेकिन ये इतने नालायक हैं, ये फिर भी नहीं करेंगे। ठीक है, बड़े नाला है आप तो गवर्नमेंट से। जी जी, आप भी जब से पैदा हुई हैं, आप मुझे सच बताइएगा कि पोलियो की जो मुहिम है, आपने स्वाय एक फ्लेक्स, एक बच्चा और एक हाथ आपने देखा है, एक कतरा उसके मुंह में जा रहा है, आपने इससे बढ़कर इस पे कोई काम होता देखा है कभी? नहीं। मैं एक मर्तबा सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मेरी मीटिंग, सीएम शहबाज शरीफ साहब थे, तो मैं एक स्क्रिप्ट लिख के लेके गया। मैंने कहा आप पोलियो कैंपेन का जी, उस स्क्रिप्ट, उस ड्रामे का नाम था कतरा कतरा जिंदगी। ठीक है, मैंने वो ड्रामा लिखा और उसमें उन लोगों के खिलाफ लिखा जो पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते, क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग, तो उन्हें एक बड़ा सबक कहानी थी। तो मैंने कहा कि ये हम स्टेज पे लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव आप आमने सामने मेरे सामने बैठ के आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे वो असर नहीं होता बंदे का, वो जज्बात, वो एक्सप्रेशन जब लाइव बंदा देख रहा होता है तो वो बहुत जल्द असर करता है। तो मैंने कहा कि ये ड्रामा, उन्होंने देखा वो ड्रामा, उस वक्त फंड्स भी शहबाज साहब ने तो ओके कर दिया होगा। शहबाज साहब को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, अगर उन्हें पता होता तो वो 1 मिनट में वो करते। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो बड़े लायक आदमी हैं और बड़ा उन्होंने हमारे साथ काम किया। उनके साथ मैंने मीटिंग की और वो मतलब 1 2 3 मीटिंग्स के बाद वो मतलब रद्दी की टोकरी में चला गया वो सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें उन्हें कुछ नहीं बच रहा था ना। मेरी बात समझ रही हैं? अगर उन्हें कुछ बचता तो वो ज़रूर करते। ये मसले मसाइल हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, एक थिएटर आर्टिस्ट की जो रूटीन होती है डेली, वो क्या होती है? आप ये बताएं, आपकी आजकल की क्या रूटीन है? आप किस तरह से सुबह आगाज होता है? रूटीन सुबह सुबह उठ के पट्टे खांदे मतलब सच्ची वाली बताएं। उठे तो थल्ले 2-3 छाला मारते कर दिया, टूटियां खोल के बेच आਉਂਦੇ ਨੇ। मुझे पता चल रहा है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। नहीं, आर्टिस्ट की रूटीन कोई डिफरेंट नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, हमारी रूटीन भी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह से आम शहरी की रूटीन है। सुबह उठ के उसी तरह ही झंझट, वही मामला, स्कूल की फीसें, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, मेहमान आ गए, ये कर लें वो कर लें। हुकूमत को कोसते होंगे बैठ के? नहीं, हुकूमत को तो नहीं कोसते, क्योंकि हुकूमत भी हम ही लोगों की है। ये जो लीडर हैं, ये सियासी लोग, ये भी हम में से हैं। इन्हीं नहीं इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हम मतलब अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को, अपने सियासतदानों को कोसेंगे तो कौन है मुल्क को चलाएगा? मैं आप तो नहीं चलाएंगे। तो इन्होंने ही आगे लेके जाना है। दुआ करते हैं। अभी आपको वैसे किसकी हुकूमत आती दिखाई दे रही है?
हुकूमत मुझे आपने अगर यूट्यूब पे बहुत ही आप चाहती हैं कि नीचे गालियां पड़ें तो मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट देख रहा हूँ। अच्छा, और आपको ये पता है कि फिर आपको गालियां पड़ेंगी, अल्लाह माफी? नहीं नहीं, मुझे पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे पीटीआई के जो लोग हैं वो कब छोड़ते हैं, वो तो मैं ये आपकी ख्वाहिश है या आपको नजर आ रहा है कि मियां साहब की गवर्नमेंट आएगी? नहीं, वो असल में पता है क्या बात ये है। तो होता है ना कि क्योंकि एक पार्टी से एसोसिएशन होती है हमारी। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, मेरी बात समझे। घर के जो बड़े होते हैं हमारे पाकिस्तान में, यूथ जो है वो हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन मुझे पता है मेरा बेटा कितना समझदार है, मेरा भतीजा कितना समझदार है, मुझे पता है ना, मैंने पैदा किया अपने बेटे को, ठीक है। तो इस तरह से जो 50 साल के बंदे हैं उन्हें पता है अपने बच्चों का कि ये कितने समझदार हैं। तो यूथ जो है वो एक बेवकूफ़ बंदे के पीछे लगी हुई है, ठीक है। और हमारे मुल्क में समझदार लोगों की जो है वो बहुत तादाद है। हमारे मुल्क में बड़ों की एक रिस्पेक्ट है, एहतराम है। और जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इस मुल्क को समझते हैं, जो मुल्क के मामलात को यूथ को आप समझदार ही नहीं समझ रहे हैं? नहीं, यूथ मैंने बताया तो है कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा समझता हूँ कि आप समझते हैं। यूथ बहुत समझदार, ठीक है। बहुत समझदार है, ठीक है। और आप ये देखिएगा कि यूथ को बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान है और उन्हें समझाना भी बहुत आसान है। एक बंदे ने यूथ को बेवकूफ़ बनाया हुआ था काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, ठीक है। अब वो यूथ, यकीन करें, वो यूथ अब जिन्हें इन्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ था वो उनकी उम्रें हो गई 30-30 साल, वो अब सियाने हो गए हैं। अब बेवकूफ़ इमरान खान उन्हें बना नहीं सकता। अब उन्हें समझ आ रही है कि ये बंदा इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था, ये बंदा इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था। अब यूथ को पता चल रहा है कि इस मुल्क को आगे कौन लेके जा सकता है। अच्छा सर, आपकी लाइफ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है वो बताएं। मेरा खुशहाल घराना, मेरी बीवी बच्चे, मेरी अपनी वालदा के साथ मोहब्बत। और मैं सबसे, अगर मैं अपनी पूरी लाइफ को अगर सामने रखूं तो मैं आज से 1-1.5 माह पहले खाना खुदा पे गया था। मैं उम्रा करके आया हूँ, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी है। और मैंने उसके बाद मैंने देखा है कि मेरी जो मतलब पूरी ज़िंदगी, अगर मैं उसका निचोड़ निकालूं तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं खाना खुदा पे गया हूँ, यकीन करें। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह ताला हर एक को ये सादत नसीब करे। सर आखिर में मेरा एक सेगमेंट होता है, मैं आपके सामने 4 नाम लूँगी आपके प्रोफेशन से, आपने उनकी एक खामी और एक खूबी बतानी है। तो पहला नाम नसीम विकी साहब। नसीम विकी साहब की खूबी ये है कि वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। और खामी उनकी ये है कि वो 5-5 मिनट के बाद लड़ाई करते हैं। वो फुफ्फी है पूरी। कैसर पिया साहब। कैसर पिया छोटा भाई है, बड़ा ही प्यारा आर्टिस्ट है। खूबी उसकी ये है कि एनर्जेटिक है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। ठीक। खामी उसकी ये है कि वो जो है ना मुंह पे बात कर देता है और बंदे को बुरा भी लग रहा होता है कि बुरा ही। मैंने उसे बहुत समझाया कि यार मुंह ते ना गल कर दिया कर, अगले बंदे को बुरी भी लग रही होती है। थोड़ा सा हौसला रखा कर। नासिर चिन्योटी साहब। नासिर चिन्योटी साहब की जो अच्छाई है वो ये है कि वो मेरे तो उस्ताद भी हैं वो। अच्छा। नासिर चिन्योटी साहब बड़े भाई भी हैं। और उनकी जो खूबी ये है कि वो पाकिस्तान में, बल्कि इस वक्त एशिया में, अगर मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल आर्टिस्ट है इस वक्त। और बड़ा माशाल्लाह उनका नाम है, अच्छा काम करते हैं और प्रॉपर आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, सही, मतलब एक्ट के मास्टर आर्टिस्ट है। और एक जो प्रॉपर मर्द जिसे कहते हैं। अच्छा जी। आगा माजिद साहब। आगा माजिद साहब दी खूबी जड़ी है वो वेख के बड़े अच्छे इंसान ने। वैसे चिन्योटी साहब की आपने खामी नहीं बताई है। खामी उनमें एक है, खामी उनमें, लेकिन अगर मैंने बताई तो ये साथ उनका घर है, उन्होंने मुझे बुला के मारना। मेरा ख्याल है फिर मार पड़नी चाहिए। अच्छा। खामी उनमें ये है कि वो ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं देते दोस्तों को। ये वैसे ना अब आपने जो कैसे पिया को एडवाइस करे थे ना उस पर खुद अमल किया। आगा माजिद साहब की खामी और खूबी। आगा माजिद साहब की खूबी ये है कि बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें आखिरी उम्र में जो है वो शोहरत दी है, ठीक है। मतलब
ये कोई ऐसी बात नहीं है, सुल्तान रही साहब भी हिट बुढ़ापे में हुए आगे। अच्छा, तो आगा साहब की क्या एज होगी जो आपने क्या कि आखिरी उम्र है, अल्लाह माफी, उनको शोहरत मिली है? आगा माजिद मेरा दोस्त है, अगर उसने शो देख लिया तो वो मतलब मुझे कॉल तो ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है। और मतलब अगर पाकिस्तान के चंद कॉमेडियंस में उनका नाम लिया जाए, इस वक्त टॉप 3 जो हैं उनमें उनका नाम आता है। बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। खामी उनकी ये है कि उनके यहाँ बाल नहीं है। मैं किन्नी क्या पैच लवा लो। आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी एक खामी और एक खूबी बतानी है। अच्छा, खूबी मुझ में ये है कि मैं अपनी मतलब मिसेस को बहुत प्यार करता हूँ और शोबिज़ में 25 साल हो डरते गए। भी हैं उनसे? डरता हूँ मैं अपनी मिसेस से, हल्का फुल्का। उसकी वजह ये है कि ये वो स्टेशन है जहाँ पे मतलब हर सलाम करके जाता है। मतलब बीवी से डरना भी चाहिए, उसे भी मुझसे डरना चाहिए, एक दूसरे से ये तो उनसे पूछना पड़ेगा वो डरती हैं या नहीं डरती हैं। नहीं, ये डरना वरना ये तो एक रवायती सा सवाल है, लेकिन मैं खूबी मुझ में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिसेस से जो है, मेरी मिसेस कहती हैं कि आप में ये खूबी है, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मतलब मेरे फ़ोन पे कभी कोई वो क्या कहते हैं कि लॉक शॉक नहीं होते लगे फ़ोन, मतलब 24 में। हाँ, मेरा मोबाइल मेरी मिसेस के पास भी हो या मतलब शायद मतलब आप इतने काबिल भरोसा हैं। हाँ, मेरी बीवी कहती कि ये आप में खूबी है। वाह। और खामी मुझ में एक नहीं है, 1000 खामी है। अच्छा, कोई हाँ, एक झगड़ालू हूँ थोड़ा सा, ये मुझ में खामी नसीम है। विक्की साहब की तरह? हाँ, नहीं, नसीम विक्की साहब की तरह नहीं। नसीम विक्की साहब 24 घंटे में 48 दफ़ा लड़ते हैं। मैं महीने में 1-2 दफ़ा लड़ता हूँ। अच्छा, लेकिन सर, शदीद झगड़ा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।